वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के मैट्रिक क्लास के हिंदी के 5 नंबर पाठ नागरी लिपि के व्याख्या को बताया जाएगा। नागरी लिपि इसको गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो नागरी लिपि को गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हो गई थी। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। मिडिल स्तर तक मराठी में पढ़ाई की। जो गुणाकर मूल्य थे उन्होंने मिडिल स्तर, मिडिल का मतलब 8वां होता है, 8वां तक यह मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय से एमए किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी। ये सब प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यह जो नागरी लिपि पाठ है यह गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में बताया गया है। इस पाठ में नागरी या देवनागरी लिपि के इतिहास के बारे में बताया गया है। शुरू करते हैं पाठ को। पाठ है प्रस्तुत पाठ नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक ने नागरी लिपि के उत्पत्ति, विकास और इसके व्यवहार पर अपना विचार प्रकट किए हुए हैं। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इसका मतलब हिंदी में यह पुस्तक छपी हुई है, अतः हिंदी लिपि को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इस लिपि की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी। यह जो देवनागरी लिपि है इस लिपि की टाइप 250 वर्ष पहले बनी थी। इसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। जब हिंदी का विकास हो गया और देवनागरी लिपि का विकास हो गया तो इसके अक्षर में स्थिरता आ गया। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। नेक्स्ट है देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियों में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की जो लिपियां हैं यह लिपि भी ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है और हिंदी लिपि है यह भी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हुए हैं। देवनागरी लिपि के आरंभिक लेख जो थे वह दक्षिण भारत से मिले हुए हैं। यह लिपि नंद नागरी लिपि कहलाती थी। उस समय इस लिपि को नंद नागरी लिपि कहा जाता था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है, फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया है। जैसे 11वीं सदी में राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। जो राजा थे राजराज और राजेंद्र जैसे राजाओं ने भी अपने सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित करवाए थे। तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य अंकित था। केरल के जो सिक्के थे उस सिक्कों पर वीर केरलस्य केरल के शासकों ने छपवाए हुए थे। इसी प्रकार 9वीं सदी के वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। तो 11वीं सदी में इस्लामी शासन की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं।
महमूद गजनवी जो चांदी के सिक्के छपवाए थे उस पर भी नागरी लिपि शब्द मिलते हैं। गजनवी के बाद मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। तात्पर्य है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। नागरी लिपि की शुरुआत जो था वह 8वीं-9वीं सदी ईसा के जन्म के 8वीं-9वीं सदी में आरंभ हो गया था। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर तिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। जो प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर हैं वह आज के मॉडर्न नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी तथा नंदी नागरी क्यों कहते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। सब किसी का विचार अलग अलग है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर हैं, परंतु काशी को देवनागरी माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। काशी बनारस को कहा जाता है और इसको पुराने समय में देवनागरी कहा जाता था, इसलिए उस देवनागरी के नाम पर इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। अल बेरूनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। अल बेरूनी कौन थे? यह एक विद्वान भी थे और यह तीर्थयात्री थे जो भारत भ्रमण करने आए थे। तो उन्होंने कहा है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। लेखक कहते हैं कि जो नागरी शब्द है यह किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता था। यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। साथ ही गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया है। लेखक कहते हैं कि गुजरात के ब्राह्मणों के द्वारा, जो नागर ब्राह्मण थे, उनके द्वारा इस लिपि का पहले प्रयोग किया गया, इसलिए इस लिपि को नागरी लिपि कहा जाता है। उसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि काशी का पुराना नाम देवनगर था और वहाँ के लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता था। और अलबेरूनी कहते हैं कि नागरी शब्द कब अस्तित्व में आया, तो यह 1000 ईस्वी अस्तित्व में आया। और कुछ लोगों का मानना है कि स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता है और यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उसके बाद जो है कुछ लोग यह मानते हैं, कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य था उसका व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है और इनका व्यक्तिगत नाम देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी कहाँ थी, तो गुप्तों की राजधानी पटना थी और उस पटना को देवनगर कहा जाता था, इसलिए देवनगर की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दिया गया हो। आगे है, अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सार्वदेशिक हो गई थी, इसलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता है। अतः लेखक कहते हैं कि नागरी या देवनागरी या नंदी नागरी यह कैसे उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ, इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है।
धारा नगरी का परमार शासक भुज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हुए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।